हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में इरिगेशन इंजीनियरिंग के बाद कुछ चैप्टर एंड महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक लाइन से शुरुआत करते हैं। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी। कि जीवन एक यात्रा है, इसे रोकर जीने बहुत लंबी लगेगी, हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये किसी ने बहुत अच्छा कहा है। तो आज का पहला पॉइंट है हमारा जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें आपको पता ही है कि पानी बाष्पन के ऊपर उड़ता है, फिर वर्षा होती है, बादल बनने के बाद वो वर्षा होती है, फिर ये क्रम बार बार चलता रहता है, नदियों में आकर पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल भाषा में थोड़ा अलग लिखना है, लिखना वही है पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। एक मिनट, ठीक है। जैसे कि सूर्य की किरणों से सागरों, झीलों, जलकुंडों, नदियों इत्यादि का पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर बादल का रूप ले लेता है। वाष्प के यह बादल अनुकूल वायुमंडलीय प्रभाव पाकर वर्षा व बर्फ के रूप में पुनः भूमि पर बरस पड़ते हैं। प्रकृति का यह चक्र अनंत काल से चला आ रहा है, जिससे पृथ्वी पर जल और जीवन दिखाई पड़ता है। वर्षा तथा जल के इस चक्र को जलीय चक्र कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर 1.36 इंटू 10⁹ लाख हेक्टेयर मीटर जल है, जिसमें 97.3% समुद्री पानी जो सिंचाई योग्य नहीं है। शेष 2.7 पानी का 90% भाग ध्रुवों पर मोटी बर्फ के रूप में जमा है। भूमि की बहुत गहराई में स्थित है। कुल उपलब्ध पानी का केवल 0.27% ही जल है, जो नदियों, झीलों, भूमि में कम गहराई पर मिलता है तथा प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए हम इसके एक चित्रण डायग्राम से कराते हैं। जैसे ये हमारी माउंटेन रेंज है, ये सारी माउंटेन आपको दिख रहे हैं, इस पे पेड़ है। तो जहाँ हमारी जैसे कि लेक है यहाँ पे, और हमारा ये रिवर है। तो आपको पहले ये दिखा दूँ बुक में से, ये बुक में ऐसे दिया हुआ है डायग्राम, मैंने ये ऐसा बनाया हुआ है। उससे डायग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको अपने हिसाब से कैसे बना लीजिए। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, वैसे ही मैंने ये बनाया है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो जैसे आपका पानी जहाँ भरा हुआ होता है, जैसे आपका नदी हो सकता है, कोई भी झील वगैरह हो सकती है। तो ये तो आपकी माउंटेन रेंज है, ये आपके लैंड है पूरा, कोई इधर भूमि के एरिया। नीचे आपका WT है, यानी ग्राउंड वाटर टेबल, भौम जल स्तर। ऊपर आपका है बाष्पोत्सर्जन, यानी कि जो पेड़ों से पानी का बाष्प बन के उड़ता है वो होता है आपको बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। एंड बाष्पीकरण होता है जो पानी भरा हुआ होता है, जो कहीं भी भरा हो सकता है, झील में, जैसे यहाँ पे हमारे पास झील है, रिवर है। US और DS का मतलब होता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। पानी हमेशा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तरफ बहता है, ये आप ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो इसका एक सूत्र होता है, जल विज्ञान चक्र का सामान्य समीकरण जो होता है, ये आपको पेपर में लिखना है। ये होता है P बराबर E+R। P होता है आपका प्रेसिपिटेशन, E होता है आपका इवेप्टेसेम्पिटेशन, एंड R4 होता है रन ऑफ, यानी अपव्रह। तो ये कुछ इसके पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है आपके। इसमें ये बात लिखनी नहीं है, पर आपको अपने माइंड में याद करने के लिए लिखे हैं हमने कि इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है। झील, रिवर होता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वर्षण हो सकता है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होने ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो मिट्टी में एक कण के दूसरे कण में अवशोषण कैसे होता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो आता है फ्लो चार्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब पानी कैसे बहता है या कैसे चलता है। तो ये रिवर है, फिर मेन कैनाल है, फिर ब्रांच कैनाल है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैनाल है, तीसरा आपका माइनर कैनाल है, फिर आगे उसके डिस्ट्रीब्यूटिव माइनर कैनाल है, मेन वाटर कोर्स है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर कोर्स, ड्यूटीफुल। ये मतलब नदी से हम पानी अपने खेतों तक कैसे लेके जाते हैं उसके ऊपर है। अगला पॉइंट हमारा आता है फसलों के लिए जल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो हमारी फसलें होती हैं उनके लिए पानी हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, तो उसके ऊपर है, ये आपका एक पॉइंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फसलों की उत्पत्ति तथा आधार के लिए मृदा की ऊपरी परत, जिसे टॉप सॉइल ऊपरी मृदा कहते हैं,
इसकी गहराई 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। यह विशेष महत्वपूर्ण है। इसी ऊपरी परत में खनिज पदार्थ, वायु, जल, जीव एवं कीटाणु कार्बनिक पदार्थ आदि सम्मिलित होते हैं। उपजाऊ मृदा वाली भूमि को खेतिहर भूमि कहते हैं। भारत का वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका 57% क्षेत्र अर्थात 18.6 लाख वर्ग किलोमीटर ही खेती योग्य है। मतलब इतना ही है जिस पे हम खेती करते हैं। अब आगे अगर बात करें तो आती है हमारी मृदा की उपजाऊ शक्ति को सुधारने की विधियाँ। मतलब हम मृदा जो हमारी मिट्टी है उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा खाद का प्रयोग करके फसलों के लिए चक्रीय क्रम अपनाकर। थर्ड है हमारा खेत को विराम देकर। आप ये यहाँ पे तीनों पॉइंट देख सकते हैं। हम अगले टॉपिक पे बात करें तो खाद का प्रयोग करके में 3 पॉइंट और हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कंपोस्ट या गोबर की खाद लगाकर, उर्वरक या रासायनिक खाद लगाकर, हरी खाद यानी कि ढैंचा वगैरह बो के हम उससे क्या जोत देते हैं। तो ऐसे भी खाद, हरी खाद का प्रयोग करते हैं हम अपने खेतों में, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। ये कुछ पॉइंट शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको इन्हें पढ़ के अपने हिसाब से लिख लेना। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें फसलों के लिए चक्रीय क्रम अपना कर, ये चक्र हैं। चक्र फर्स्ट यानी पहले हम गेहूँ बो सकते हैं, उसके बाद हम ज्वार, फिर चना, फिर गेहूँ। तो ऐसे ये 5 चक्र हैं। अपने खेत में हम पूरी 1 साल में कैसे कैसे क्या क्या बो सकते हैं उसके ऊपर है। तो आप देख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। अब सिंचाई क्या होती है। खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाती है। ये आप ध्यान रखना कि सिंचाई की डेफिनेशन अगर याद करना, क्योंकि ये पूछी जाती है पेपर में। अगला पॉइंट हमारा आता है फसलों के प्रकार, यानी फसलों कितने प्रकार की होती हैं। वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ये मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे पहला है हमारा रबी की फसलें। तो ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इनका टाइम होता है और इसमें गेहूँ, जौ इत्यादि फसलें इनमें आती हैं। इन्हें हाड़ी की फसल भी बोला जाता है। उत्तरी भारत में इन्हें हाड़ी की फसल के नाम से जाना जाता है। दूसरे की अगर बात करें तो खरीफ की फसल, जिनकी टाइम पीरियड होता है 1 जून से 31 अक्टूबर तक इनका बेस पीरियड मतलब रहता है। मुख्य फसलें आती हैं इसमें मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, धान, उड़द इत्यादि। ये सारी इसमें खरीफ की फसलों में आती है। उत्तरी भारत में इसे सावनी फसल कहते हैं। श्रावण मास में इसकी बुवाई होती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आती है हमारी जायद की फसल, जो 1 मार्च से 30 जुलाई तक बोई जाती हैं। इसमें सारे प्रकार की सब्जियां, यानी सब्जियां जो होती हैं, और खरबूजा और तरबूज आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है जायद की फसलों में। अगली है हमारी 12 मासी फसल। इसको फरवरी या मार्च में बोया जाता है और दिसंबर मार्च तक इसमें काट लिया जाता है। इसमें एक ही फसल है जो कि है हमारी गन्ना, जो पूरा 1 साल अपना 1 साल फसल पकने तक 1 साल तक का टाइम लेती है। 5वां नंबर आती है हमारी 8 मासी फसलें। इसे मई जून में बोया जाता है और जनवरी और दिसंबर में काट लिया जाता है। इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो है कपास और फालसी। ये 2 फसलें हैं इसमें। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारी 5 प्रकार की अपनी फसलें हैं जो अगर पेपर में आया तो आप बता दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा डेल्टा, ड्यूटी एंड आधार। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो शुरू करते हैं। डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है पानी की कुल गहराई एक तरह से। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी फसल के लिए कुल लगे पानियों की कुल गहराइयों की कुल संख्या के योगफल डेल्टा कहलाता है। मतलब हम कितने पानी दे रहे हो, कितने कितने गहराई तक दे रहे हैं। ठीक है। इसे सेंटीमीटर या मीटर में आंकी जाती है। मतलब इसको सेंटीमीटर या मीटर में आंकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने गेहूँ ले लिया है। गेहूँ की एक फसल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये समय काल है और हमने इसमें 3 पानी दिए हैं जो कि 8-8 सेंटीमीटर के हैं। अब हम सेकंड की अगर जैसे बात करें तो यहाँ पे हमने एक और फसल जैसे गेहूँ ले ली है। इसमें 20, 15, 25 3 पानी दिए, इतने सेंटीमीटर के। तो इसमें अगर हम डेल्टा निकालेंगे तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, हमारा डेल्टा निकलेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है। 1 घन मीटर पानी में जितना क्षेत्र सिंचित हो जाता है इसे ड्यूटी कहते हैं। मतलब 1 घन मीटर जिनमें जितना भी पानी हमारे पास है, जैसे जितना भी क्षेत्र सिंचित हो जाए मतलब सिंच जाएगा, इसे हम ड्यूटी कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर पर क्यूमेक होती है। 1 क्यूमेक बराबर 1000 लीटर के होते हैं और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के होते हैं, यानी 100 × 100। तो क्यूमेक होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। ये हमने 1 क्यूमेक ले लिया है 100/100 का। इसमें एक्सटेंशन, ये जो खड़ी हुई लाइन जो होती है एरो वाली, वो होती है एक्सटेंशन, और जो नंबर जो लगा होता है इसे डिमेंशन लाइन बोलते हैं।
सी पॉइंट का अगर हम बात करें तो आता है हमारा आधा काल यानी कि बेस पीरियड। जो जब हम बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल कटने से पहले अंतिम सिंचाई के काल को फसल का काल या आधा काल कहते हैं। यह दिनों में आंकी जाती है। जैसे यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक हमने कोई फसल बोई है तो फर्स्ट पानी यानी जब हम पहला पानी लगाते हैं, जो जब जैसे हमने कोई प्लांट बोया है, जैसे गेहूँ का बो दिया तो उसमें कि 1 हफ्ते बाद हमने पानी दिया, 2 हफ्ते जो उसका जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाए तब, और लास्ट पानी, इन दोनों के बीच के टाइम को आधा काल कहते हैं। और पूरा जो क्रॉप का टाइम होता है, क्रॉप टाइम जो पूरा समय लगा हुआ होता है। अब फसल काल क्या होता है? फसल काल के बारे में अगर हम बात करें तो बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की अवधि को फसल काल कहते हैं। यह भी दिनों में ही आंकी जाती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ये संबंध की बात करें, डेल्टा ड्यूटी और बेस पीरियड में संबंध क्या होता है, ये संबंध पूछा जाता है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाई, मतलब हम कितना पानी सप्लाई कर रहे हैं, बराबर होता है उसके वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोरेज, मतलब कितना पानी स्टोरेज है खेत में। तो पानी का कुल आयतन इंटू हेक्टेयर, मतलब हेक्टेयर में ही तो लेते हैं। तो अब यहाँ लेते हैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू वी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 बराबर डी इंटू 10⁴ इंटू डी डेल्टा। जब इसको डेल्टा बराबर निकालेंगे तो ये ऐसे लिखे हुआ आएगा। तो डेल्टा बराबर इसका सूत्र जो निकल के आता है वो होता है 8.64 बी अपॉन डी, यानी बेस पीरियड अपॉन डेल्टा ड्यूटी, सॉरी डेल्टा बराबर तो निकला है, ये मीटर में निकलता है। और यहाँ पे डी क्या है, वो है हेक्टेयर प्रति क्यूमेक में ड्यूटी, और बी है हमारा दिनों में बेस पीरियड, और डेल्टा तो आपको पता है खेत पर पानी कुल गहराई मीटर में या सेंटीमीटर जो भी हो। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10 के बराबर 4 मीटर स्क्वायर होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो आप अभी लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक। कारक क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास मुख्य नहर आपको जैसे यहाँ दिख ही रही है, मैं अभी दिखाऊँ 1 मिनट। ये हमारी मुख्य नहर है। उसके बाद ये आपकी वितरण नहर या रजवाई डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक मोगा लगा के हम पानी लेते हैं, जिससे ये मोगा है यहाँ पे, और ये वाली जो दूरी है इसे बोलते हैं गुल या खाल। ये हमारा फील्ड है यानी खेत है हमारा, ये गुल या खाल है जो ये वाली जो दूरी है। तो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे यदि खेत में मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है तो पानी की ड्यूटी कम हो जाएगी। यदि खेत की मिट्टी में मटेरियल की मात्रा अधिक है तो खेत की ड्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, कम पानी चाहने वाली फसलों के लिए ड्यूटी अधिक होती है और ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलों की ड्यूटी कम होती है। 5 नंबर की अगर बात करूं तो यदि WT यानी कि वाटर टेबल दूर है तो ड्यूटी कम होगी। 6 नंबर की अगर बात करें तो यदि भूमजल स्तर यानी WT वाटर टेबल भूमि तल के नज़दीक है तो पानी की ड्यूटी अधिक हो जाती है, मतलब वाटर टेबल से थोड़ा ऊपर नीचे का भी है, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा रब वर्क है, ये देख लेना। जैसे ये हमारी कैनाल है, इसकी 22 गहराई है, ये आपका वाटर टेबल जो बहुत नीचे जो आपको पता ही होता ही, ये हमने यहाँ मान लिया है, ये अपना ग्राउंड लेवल है। ये इसकी गहराई है नहर वगैरह की। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो आता है यदि फसल को वर्षा जल नहर के पानी की आवश्यकता कम है तो पानी की ड्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक है। 7 नंबर की बात करें, गर्म मौसम पानी की ड्यूटी घट जाएगी। नहर तथा गुरुओं को पक्का कर देने से पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। यदि खेत में गड्ढे बहुत हैं तो अधिकतम पानी इन गड्ढों में भर जाएगा, अन्य स्थान सूखे रह जाएंगे, इससे ड्यूटी कम हो जाएगी। बाढ़ की स्थिति में अगले पॉइंट की बात करें तो बाढ़ की स्थिति में पानी की ड्यूटी कम होती है। सिंचाई की उत्तम विधि अपनाने से ड्यूटी का मान बढ़ा जाता है। हरा चारा यानी कि फोल्डर इसे बोलते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी सकल सिंचित क्षेत्रफल, GCA इसे बोलते हैं, ग्रॉस कंबाइंड एरिया। एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस क्षेत्र से एकल सिंचित क्षेत्रफल कहते हैं। ये यहाँ से आप नीचे लिखना। सकल सिंचित क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र के अतिरिक्त खेती के अयोग्य क्षेत्र, तालाब, घर
इत्यादि सम्मिलित होते हैं का संपूर्ण क्षेत्र सकल क्षेत्र क्षेत्र कहलाता है। ये इसका सूत्र है, ये याद कर लीजिएगा। एक क्षेत्र क्षेत्र कृषि क्षेत्र प्लस अकृषि क्षेत्र होता है। अगली हमारी डेफिनेशन है CCA कृषि क्षेत्र क्षेत्र कल्टूरेबल कंबाइंड एरिया, यानी कि कृषि क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिससे केवल कृषि ही की जाती है, कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी कि CCA बराबर GCA माइनस UCCA। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये आपको पता ही है, तो हम जैसे मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जैसे जो ये आपको ये वाला भाग देगा PQCD वाला जो भाग है, ये इस पर हम खेती कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही भाग CCA है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, उन्हें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक फसल के लिए आधारकाल 7 दिन तथा खेत पर पानी की कुल गहराई डेल्टा 40 सेंटीमीटर है, तो पानी की ड्यूटी याद करें। तो आपको सिर्फ सूत्र याद करना है इसमें। सूत्र में वही डेल्टा बराबर 8.64 V/D। इसमें आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है और D बराबर हमारा निकल आएगा। इसमें आपको करना क्या है, जो कि चीज़ सेंटीमीटर हमें डेल्टा दिया हुआ है पहले हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40/100 हो जाएगा ये। जब हम इसको पूरे को हल करेंगे तो हमारा D बराबर आपका निकल के आएगा 1296 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इतनी बात आशा करता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो है एक गुल का एकल सिंचाई क्षेत्र 1600 हेक्टेयर है, जिसका 80% क्षेत्रफल कृषि सिंचाई क्षेत्र है। खरीफ की फसल के लिए सिंचाई 40% तथा रबी के लिए 70% है। दोनों प्रकार के फसल के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये समझने के लिए थोड़ा आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमें GCA 1600 दिया है, CCA मैंने 80% दिया हुआ है। तो हम इसे जब निकालेंगे 1600 × 80/100 तो 1280 हेक्टेयर आएगा हमारे पास। तो खरीफ के लिए अगर जब हम निकालेंगे तो 1280 × 40/100 तो ये आ रहा है हमारा 512 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जैसे आपको दिख रहा है 40% खरीफ की फसल के लिए, तो ऐसे ही हम रबी की फसल के लिए निकालेंगे तो आपका इतना निकल के आएगा, ये 896 हेक्टेयर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक गुल का कृषि सिंचाई क्षेत्र है हमारे पास, CCA 1200 हेक्टेयर है, सिंचाई की तीव्रता 40% है तथा कोर काल 20 दिन है। यदि कोर गहराई 10 सेंटीमीटर है तो जल मानक का मिश्रण ज्ञात करें। तो CCA 1200 है, IOC यानी तीव्रता इसकी 40% है, कोर समय VP दिया 20 दिन हमें दिया हुआ है, कोर की जो गहराई है वो 10 सेंटीमीटर है, ये इसे मीटर में चेंज करेंगे हम पहले। सिंचाई क्षेत्रफल 1200 × 40/100 तो हमारे पास 480 हेक्टेयर निकल के आएगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो फिर वही डेल्टा वाला सूत्र लगाना हमें, डेल्टा बराबर 8.64 V/D। तो इसमें से अब जब हमारे पास D निकल के आएगा 1728 हेक्टेयर, ऐसे निकालेंगे आप, इंटू कर लेना अपने हिसाब से। तो इसका ये निकल के आ रहा है 1728। अब हमें नीचे जो हमारे पास ये निकल के आए हैं दोनों पॉइंट 480/1728 से इसमें भाग देंगे तो हमें 0.278 क्यूमेक यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड ये इसका निकल के आएगा। तो ये इसका यहाँ तक आंसर है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं जो हमारे पेपर से रिलेटिव है, पेपर में जो हमारे आती हैं। फर्स्ट है आपका फसल काल। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की कुल अवधि को फसल काल कहते हैं, यह दिनों में आकी जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा मतलब बीज बोने से लेकर, जैसे हम बीज बोते हैं और फसल जब तक हम काटते हैं तो इस काल को हम फसल काल कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो आधा काल क्या होता है। आधा काल बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधा काल कहलाते हैं, ये दिनों में आकी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, आपको मैन ही कराऊंगा।
अगला है हमारा फसल अनुपात। खरीफ फसल को रबी की फसल की तुलना में 2-3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। रबी फसल के दौरान सिंचित क्षेत्र और खरीफ फसल के दौरान सिंचित क्षेत्र के अनुपात को फसल अनुपात कहते हैं। फसल अनुपात बराबर होता है रबी फसल का सिंचित क्षेत्र अपॉन खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल। जो आपकी मेन डेफिनेशन है वही करा रहा हूँ, ये पेपर में जो आती हैं। पलेवा क्या होता है? पलेवा सिंचाई तो बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी को नरम करने के लिए जो पानी दिया जाता है, नम है यहाँ पे सॉरी, उसे पलेवा या पेलियो सिंचाई कहते हैं। खेत को दिए जाने वाला यह प्रथम पानी होता है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वह कोर काल। बीज फूटने के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उससे पानी की आवश्यकता होती है। इस समय को कोर काल कहते हैं। यदि कोर काल में पौधे को पानी न मिले अथवा अपर्याप्त हो तो यह सूख जाएगा। कोर काल 2 से 4 सप्ताह का होता है। इस काल में नहर में पानी अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। अब कोर सिंचाई क्या होता है? कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो इसे कोर सिंचाई कहते हैं। कोर सिंचाई में पानी की गहराई अन्य समय की सिंचाइयों की तुलना में सबसे अधिक होती है। पलेवा सिंचाई मिलाकर यह खेत की दूसरी सिंचाई कही जा सकती है। अब है कोर गहराई। कोर गहराई वगैरह ये तो नहीं आती हैं, पर हाँ क्यूमेक दिन ये वाला बताता हूँ मैं आपको। क्यूमेक दिन क्या होता है? जैसे कि नहर के निस्सरण अथवा नहर से निकलने वाले पानी को क्यूमेक अर्थात घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। एक क्यूमेक निस्सरण एक दिन यानी 24 घंटों में जितना पानी देता है उसे क्यूमेक दिन कहते हैं। जैसे 1 घन मीटर प्रति सेकंड पानी, यानी कि 1 × 60 × 60 घन मीटर प्रति घंटा, ये 1 घंटे का है और ये 1 दिन का है। पूरे यहाँ पे 24 लगा दिया है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में 100 × 100 घन मीटर से ये हेक्टेयर मीटर में आ जाएगा। जैसे 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 × 100 वर्ग मीटर के होता है। तो हम आगे जो है आगे की बात करूँ, ये हमारा एक और जो डेफिनेशन है वो है सकल सिंचित क्षेत्र या नहरी क्षेत्र। ये होता क्या है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस नहर का सकल सिंचित क्षेत्र कहते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के अतिरिक्त खेती के अयोग मतलब अतिरिक्त खेती के आरोग्य थे, जैसे मकान वगैरह इत्यादि चीज़ सम्मिलित होते हैं। एकल सिंचित क्षेत्र बराबर होता है कृषि क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये रिवर है, ये सड़क जा रही है, ये यहाँ पे रिवर है, ये कोई गांव वगैरह है। यहाँ पे ये नाला है, ये आपका तालाब है। आपको ऐसे ही एक ड्राइंग बनाने आए हैं, उसमें पेपर में अगर आता है तो ये आप बना के आएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कृषि सिंचित क्षेत्रफल। ये क्या होता है? एक नहर वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है अथवा करने में सक्षम है उसे कृषि सिंचित क्षेत्र कहते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र में से खेती के अयोग्य क्षेत्र निकाल देने पर कृषि सिंचित शेष रह जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये तो फिर भी आपको एक बार रिवाइड करा रहा हूँ। अगला पॉइंट है हमारा मोगा। मोगा क्या होते हैं? आउटलेट्स इन्हें बोलते हैं। खेतों को पानी देने के लिए वितरक नहर के बैंक में निकास क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिन्हें मोगा कहते हैं। मैं आगे भी आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुल। मोगे से खेत तक पानी ले जाने वाले नाली को गुल कहते हैं। जो नाली होती है उसे हम गुल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे मुख्य नहर है, उसके बाद ये वितरण या नहर रजवाए हैं, यहाँ पे मोगा लगाया जाता है और ये गोल या खाली वाली जो लाइन है ये होती है। तो आप एक बार सही से इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आते हैं वही